हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो हम लोग घटना चक्र प्रकाशन की करंट अफेयर क्विज करा रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। तो पार्ट 2 में आज हम लोग जारी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है इसका, इस रिपोर्ट में 192 देशों और क्षेत्रों ने टीबी मामले की डेटा रिपोर्ट किया है। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों आंसर सही हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, एक और दो आंसर सही है। तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस जो रिपोर्ट जारी हुई 2023 की 7 नवंबर 2023 को किसके द्वारा जारी हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी हुई। और इस रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें रहीं, इस रिपोर्ट में 192 देशों और क्षेत्रों 215 में से टीबी मामलों का डेटा रिपोर्ट किया गया है इसमें जारी। तो कोविड-19 के बाद 2022 में एकल संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा जो प्रमुख कारण इसमें रहा वो टीबी रहा। और इसके अलावा जो पॉइंट है, वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। तो 7.5 यानी 75 लाख में इसकी संख्या थी। और इसके अलावा जो इसमें पॉइंट है, यह वर्ष 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वैश्विक टीबी निगरानी शुरू करने के बाद से दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कोविड-19 से पहले यह संख्या वर्ष 2019 में 7.1 मिलियन तथा वर्ष 2020 में 5.8 मिलियन थी। और इसके अलावा वर्ष 2021 में 6.4 मिलियन थी। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से अनुमानित 1.30 मिलियन मौतें हुई हैं। तो मौतों का आपसे पूछा जा सकता है, कितनी मौतें हुई हैं? अनुमानित 1.30 मिलियन मौतें हुई हैं। वर्ष 2020 और 2021 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या की वैश्विक कमी में 60% से अधिक हिस्सा संयुक्त रूप से भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस, यानी 60% से अधिक जो हिस्सा रहा है भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का इसमें रहा है, जो निदान पीड़ित हैं 2020-21 का अगर हम लोग डाटा देखें तो। इसके अलावा जो पॉइंट है इसमें, वर्ष 2015 से 22 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में कुल कमी जो हुई 19% थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2015 से 22 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में कुल कमी 19% थी। भारत की बात करें इस रिपोर्ट में, भारत की क्या है, जो वैश्विक ट्यूबरकुलोसिस जो रिपोर्ट जारी हुई 2023, भारत की स्थिति क्या है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टीबी के मामलों को पता लगाने में सुधार को लेकर उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर लगभग दोगुनी हो चुकी है। नहीं, कमी जो हो रही है वैश्विक हम लोग तुलना करेंगे, ग्लोबल तुलना करेंगे तो दुगनी इसमें मामलों कमी में इसमें दुगनी हुई है। WHO ने वर्ष 2015 के बाद से टीबी के मामलों में 16% और टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी को प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी है। उपचार कवरेज में सुधार अनुमानित टीबी मामलों के 80% तक पहुंच गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और वर्ष 2022 में 2015 की तुलना में अगर करें तो वर्ष 2022 में टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है, जो कि वैश्विक टीबी के मामलों में गिरावट गति से लगभग दुगनी है। ठीक है, इस अवधि के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर टीबी से मृत्यु दर में 18% की कमी दर्ज की गई है। तो ये भारत के संदर्भ में है। और ओवरऑल देखेंगे तो 19% कमी आई है। अगला जो पॉइंट है, नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित कहाँ पे हुआ? तो ये कोपेनहेगन में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क में है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 6 से 8 नवंबर 2023 तक हुआ है। कहाँ पे हुआ? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ। इसका जो विषय रहा, थीम क्या रही है? टॉर्चर एंड अदर थर्ड इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन NHRIS। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, उन्होंने इसमें भाग लिया था।
और भी इससे जो संबंधित जीके हो सकता है, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग अधिनियम का गठन 1993 के तहत किया गया। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसका गठन 1993 अधिनियम के तहत किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। अगला जो क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ द हेग में। द हेग कहाँ? नीदरलैंड में है। तो 6 से 8 नवंबर को ये हुआ था, जिसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम, सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम 2023 आयोजित हुआ। 6 से 8 नवंबर 2023 तक हुआ। कहाँ पे हुआ? द हेग, नीदरलैंड में हुआ। मुख्य विषय इसका क्या रहा? इन्हेंसिंग एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज़। इसमें जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय औषधि एजेंसी का भी दौरा किया। साथ ही भारत और नीदरलैंड के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर एक आशय यानी ज्ञापन में MOI पर हस्ताक्षर हुआ। और उसके अलावा रिलेटेड इससे क्या जीके हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम WLPF के बारे में हम लोग देखेंगे। यह दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से WHO की पहल पर बनाया गया एक मंच है। अगला हम लोग देखेंगे, AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें है, यह शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के बकिंघमशायर के बैलेचले पार्क में आयोजित हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा जो इसका पॉइंट है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये क्या है? दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं इसमें। तो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुई। 1 से 2 नवंबर 2023 तक ये चला। और कहाँ पर हुआ? यूनाइटेड किंगडम के बकिंघमशायर के बैलेचले पार्क में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया एवं भारत सहित अन्य विभिन्न देशों के मंत्रियों प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रहा है, क्योंकि भविष्य में बहुत हमारे लिए जो नुकसान भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं, खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं। उस पर सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, उसी पे शिखर सम्मेलन हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, अगला जो क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में चीन में विश्व की सबसे तेज़ इंटरनेट सेवा लॉन्च की गई। इस इंटरनेट सेवा की गति यानी स्पीड कितनी है? तो 1.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड, 1.2 TB इसकी स्पीड है। और इसको जो लॉन्च किया गया है, चीन में लॉन्च किया गया था, नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया है। और गति इसकी जो है 1.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड है। और इसके बारे में जानेंगे किसने बनाया है इस इंटरनेट को। सिंघुआ विश्वविद्यालय, चाइना मोबाइल, हुआवेई टेक्नोलॉजीज और सेलनेट कॉरपोरेशन ने मिलकर इन लोगों ने बनाया है। अगला हम लोग देखेंगे, नवंबर 2023 में भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलंबो में हुआ। तो भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन इंडियन श्रीलंका बिजनेस समिट 2023 का आयोजन 2 नवंबर 2023 को कहाँ पर हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। किसके द्वारा हुआ? भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इंडो लंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हुआ। मुख्य विषय क्या रहा? संपर्क वृद्धि, समृद्धि के लिए भागीदारी। रिलेटेड इससे जो जीके हो सकता है, CII 1895 में स्थापित भारत का गैर सरकारी संगठन है। तो इम्पोर्टेंट है, गैर सरकारी संगठन है। वर्तमान में R जो दिनेश हैं इसके अध्यक्ष हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ। तो ये सिडनी में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक। कहाँ हुआ? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल
दानवे ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। अगला जो इसमें है, कौन सा देश सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है भूटान। तो भूटान ऐसा देश बन गया है जिसने कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश भूटान इस सब ने घोषित किया है, नहीं किसी संस्था द्वारा घोषित नहीं किया है, खुद इस देश ने घोषित किया खुद को। अक्टूबर 2023 में भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, तो भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की। इससे संबंधित राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के पूरा होने की उपलब्धि में किया था। इससे संबंधित जो और जी के हो सकता है वो क्या है, वैश्विक पशु चैरिटी ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल HSI के अनुसार पूरे एशिया में लगभग 300 मिलियन आवारा कुत्ते हैं जो भूखमरी, परजीवी संक्रमण, अनुपचारित बीमारियों, सड़क यातायात दुर्घटनाओं से, चोटों और संक्रामक कैंसर से ग्रसित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 59,000 लोग जो हैं रेबीज से मरते हैं। मनुष्यों में रेबीज का अधिकांश जो मामले हैं कुत्ते के काटने के परिणाम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो बस हमें याद रखना है कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? भूटान। अगला जो क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है। ICN को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2001 में ICN को लॉन्च किया गया था, जो कि विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए समर्पित एक निकाय है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN इस प्रतिष्ठित संस्था के 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। कब बना? अक्टूबर 2023 में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित ICN के 22वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान। CCI की जो सदस्यता अवधि होती है वो होती है 2 वर्ष की। विशेष तथ्य की बात करेंगे तो CCI पहली बार ICN के संचालन समिति का सदस्य बना। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा नेटवर्क है ICN के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो ICN एकमात्र वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए समर्पित है। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लॉन्च किया है। इससे संबंधित और भी जी के जो हो सकता है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के बारे में बात करेंगे तो यह देश की एक विनियामक संस्था है जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। और स्थापना वर्ष 2003 में हुई। वर्तमान अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो सिंगापुर में हुई। तो सिंगापुर में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 आयोजित हुई। कहाँ? 25 से 27 अक्टूबर 2023 के मध्य हुई। कहाँ हुई? सिंगापुर में हुई। और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने टूर ऑपरेटरों और राज्य पर्यटन विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर भारत आने वाले पर्यटकों को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन चलते हम लोग। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। और इसमें भारत का स्थान जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान है। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी हुई 12 अक्टूबर 2023 को। और इसमें रैंक प्रदान किए गए कुल जो देश हैं 125 देश हैं। और इस सूचकांक में GHI स्कोर के आधार पर 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिसके आधार पर किसी देश में भुखमरी की तीव्रता यानी जो उसकी सेवेरिटी है का आकलन किया जाता है। 50 या उससे अधिक स्कोर होगा तो भुखमरी की चरम भयावह स्थिति होगी, एक्सट्रीमली अलार्मिंग होगा। 35 से 49.9 होगा तो भयावह यानी अलार्मिंग है। 20 से 34.9 स्कोर होगा तो गंभीर यानी सीरियस है। 10 से लेकर 19.9 स्कोर होगा तो उसका मध्यम मॉडरेट होगा। 9.9 या उससे कम स्कोर होगा तो अल्प होगा यानी लो होगा। और इंडिया हमारा कहाँ पे है? इंडिया का स्कोर है 28.7, तो ये यानी गंभीर स्थिति में आएगा। GHI 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से भी कम है
और इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं किया गया, बल्कि सामूहिक रूप से 1 से 20 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि 1 रैंक पे है बेलारूस, 2 पे है बोस्निया एवं हर्जेगोविना, 3 पे है चिली, 4 पे चीन, 5 पे क्रोएशिया। तो इम्पोर्टेंट इसमें है बेलारूस जो कि शीर्ष पे है। और GHI 2023 में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप पे कौन है, तो बेलारूस है। भारत का जो स्कोर है 2807, जो कि गंभीर स्थिति में है। और पिछले साल की बात करें तो भारत को 107वां स्थान मिला था 121 देशों में। और 2023 में अगर बात करें तो भारत अपने पड़ोसी देशों चीन को 1 से 20 के अंदर मिला है, श्रीलंका को 60वां स्थान मिला है, नेपाल 69वां स्थान, बांग्लादेश 81वां, और पाकिस्तान 102वां की तुलना में निचली रैंक यानी 111 स्थान पे है। तो इनकी भी तुलना में हम लोग नीचे हैं। आगे हम लोग देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में हुई, जो कि बिल्कुल सही है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप जो है धनखड़ ने किया था। ये गलत है, इसमें क्या है, केंद्रीय जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 आयोजित कब हुई, 11 अक्टूबर 2023 को। कहाँ हुई, तो कोलंबो श्रीलंका में। किसकी अध्यक्षता में हुई, श्रीलंका की अध्यक्षता में हुई। भारतीय प्रतिनिधि जो मंडल का नेतृत्व किया केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। भारत ने अगले 2 वर्षों वर्ष 2023 से 25 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पद संभाला। केंद्रीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। तो जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, उनसे मुलाकात किया। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक लोगो भी जारी किया गया। तो एक लोगो भी जारी हुआ। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। तो इम्पोर्टेंट यही है कि जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की जो मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक है कहाँ पे हुई, कोलंबो श्रीलंका में हुई। और किसने, हमारी भारत की तरफ नेतृत्व किसने किया, तो विदेश मंत्री जो हमारे हैं डॉक्टर एस जयशंकर। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। और नाम इसका वुसु नहीं है, वुसु इसका नाम नहीं, हुज इसका नाम है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन जकार्ता को पश्चिम जावा प्रांत की राजधानी जो है बांडुंग से जोड़ती है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन है ये, और लॉन्च हुई 2 अक्टूबर 2023 को। लॉन्च करता जो देश है इंडोनेशिया है। उद्घाटन किया गया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं जोको विडोडो। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी आप याद रखिए जोको विडोडो हैं। और ट्रेन का नाम क्या है, हुज। अधिकतम जो गति है 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। तो 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य को नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई। इस पे इन कथनों पर विचार करना है हमें। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एर्नॉक्स को दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। जॉन एर्नॉक्स को नहीं, बल्कि जो नॉर्वे के लेखक है जॉन ओलाव फोस्से, इनको प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार जो है नवोन्मेषी यानी इनोवेटिव नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं उनके लिए प्रदान किया, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट सही, इसमें पहला गलत है। तो साहित्य नोबेल का पुरस्कार 2023 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा घोषित किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाव फोस्से को प्रदान किया जाएगा। उन्हें सम्मान उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही अनसेबल को आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। इससे जो संबंधित जीके हो सकता है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार फ्रांस की लेखिका एनी एर्नॉक्स को प्रदान किया गया था, और यह पुरस्कार पाने वाली पहली फ्रांसीसी। तो 2022 में अगर पूछा जाए तो यह पुरस्कार मिला था फ्रांस की जो लेखिका है एनी एर्नॉक्स को प्रदान किया गया था। जॉन ओलाव फोस्से के प्रमुख कृतियों में मेलांचोलिया और मॉर्निंग एंड इवनिंग शामिल है। 5 अक्टूबर 2023 को निवेश पर भारत और यूएई की उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई, तो अबू धाबी में हुई थी। कहाँ हुई, अबू धाबी में हुई। निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल
की 11वीं जो बैठक हुई 2023 5 अक्टूबर 2023 को ही अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुई। और इसके अलावा सह अध्यक्षता किसने किया था इसमें, तो अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान और भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। तो हमें यह ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। तो शांति का नोबेल पूछ रहा है, तो इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री जो हैं नरगिस मोहम्मदी बिल्कुल दिया गया था, इन्हीं को नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। और दूसरा जो पॉइंट है इसका, यह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला है। तो 16वीं नहीं 19वीं महिला है, यानी दूसरा पॉइंट गलत हो गया, पहला पॉइंट सही है। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो 6 अक्टूबर 2023 को नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो नॉर्वे द्वारा घोषित हुआ। इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री जो हैं नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला होंगी। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया जाएगा। वह ईरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की उपाध्यक्ष भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट चीज़ें हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरमपंथियों आतंकवादी संगठन द्वारा इजराइल पर भीषण हमला किया गया जिससे दोनों के मध्य पुराने विवाद के कारण संघर्ष का रूप धारण कर लिया। बिल्कुल सही पॉइंट है। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी संचालित होता तथा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया। बिल्कुल दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है। इजराइल हमास संघर्ष जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अप्रत्याशित रूप से आक्रमण कर दिया जिसके बाद से ही अब दोनों के मध्य संघर्ष जारी है। हमास और इसकी मिलिट्री विंग को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। और 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के विरुद्ध युद्ध की औपचारिक घोषणा किया। 9 अक्टूबर 2023 को इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया गया। हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देश इजराइल के समर्थन में हैं। वैश्विक व्यापार व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव तथा तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। इसकी वजह से ईरान हमास का सबसे बड़ा समर्थक है जो इसे आर्थिक सहायता, हथियार और ट्रेनिंग सुविधाएँ प्रदान करता है। तो ईरान यानी हमास का बहुत बड़ा समर्थक है। और रिलेटेड इससे जो तथ्य हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमास जो है फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह आतंकवादी संगठन है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। पहला अरब राज्य तथा दूसरा इजराइल बना था। ध्यातव्य है कि फिलिस्तीन का अस्तित्व रोमन काल से ही माना जाता है। वर्ष 1948 में इजराइल ने अपने को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था, परंतु इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाले पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन के रूप में मान्यता दी गई। तो जो इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था, तो हमारे जो भारतीय नागरिक थे उनको बचाने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि उस टाइम पे श्रीलंका में थे, उनके द्वारा एक जो मिशन लॉन्च किया गया बचाव के लिए। तो उसका नाम क्या था, तो ऑपरेशन अजय उसका नाम था। ऑपरेशन अजय उसका नाम था। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन क्या नाम है, अजय। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशन अजय, इसको हमें ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था, नहीं, भारत का जो प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सह अध्यक्षता की थी। तो यानी पहला ऑप्शन सही है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित कब हुआ, 7 सितंबर 2023 को। कहाँ हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। यह सम्मेलन इंडोनेशिया की मेजबानी में संपन्न हुआ। आसियान के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किया था। और इसमें भारत और आसियान नेताओं के अलावा टिमोर लेस्टे ने पर्यवेक्षक के रूप में
भाग लिया। अगला जो क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। स्वीडन नहीं, इसमें स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला। क्या नाम है? स्विट्जरलैंड। और इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी हुआ। कब हुआ? 27 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी हुआ। और इसमें शामिल कुल देश कितने थे? 132। थीम इसकी क्या थी? इनोवेशन इन अ फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। वह 2007 से प्रकाशित होने इस रिपोर्ट का 16वां संस्करण है। इसमें सिस्टम जो 5 देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट हमारा स्विट्जरलैंड है जो टॉप पे हो, लास्ट वाला हमें याद रखना। निम्नतम की बात करें 132 नंबर पे अंगोला है, तो अंगोला को हमको याद रखना है। स्विट्जरलैंड टॉप पे याद रखना है। और भारत की जो रैंकिंग है हमारी है 40। और पिछले साल की बात करें 2022 की बात करें तो तब भी यानी भारत की रैंकिंग 40 थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 29 अगस्त 2023 को नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया के मध्य एसडीजी स्थानीयकरण, आंकड़ा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा की औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन की अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 5 वर्ष। तो नीति आयोग के यूएनडीपी इंडिया के मध्य समझौता हुआ। दोनों के मध्य जो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कब हुआ? 29 अगस्त 2023 को। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से यूएनडीपी नीति आयोग के साथ समर्थन बढ़ाएगा। किस लिए बढ़ाएगा? एसडीजी के स्थानीयकरण, विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से आंकड़ा संचालित निर्णय लेने, आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों कार्यक्रम और एसडीजी वित्त पोषण हेतु। समझौता ज्ञापन की जो अवधि रहेगी वो 5 वर्ष तक रहेगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन संघाई में संपन्न हुआ। और इसमें क्या बताना जो कौन सा सही नहीं है? तो संघाई में नहीं हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कजान रूस में आयोजित होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ 2023 कहाँ पे? 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका जो राष्ट्रपति हैं साइरिल जो रामाफोसा हैं ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। और मुख्य विषय इसका क्या रहा? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद। इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसमें ब्रिक्स देशों के नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही ब्रिक्स में 6 नए देश अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र को शामिल करने की सहमति बनी इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। हाल ही में WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है। इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश बन गया है। और दूसरा जो पॉइंट है, ट्रकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय बीमारी ट्रकोमा से मुक्त होने की घोषणा की। और इराक जो है ट्रकोमा मुक्त देश है और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 50वां देश बन गया है। ट्रकोमा विश्व भर में अंधेपन का प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रकोमा के कारण विश्व भर में लगभग 61.9 मिलियन अप्रैल 2023 का आंकड़ा है लोग अंधे या दृष्टिबाधित हैं। यह 42 देशों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था। इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हम लोग इसमें आगे देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर 12 पॉइंट हैं और ये फरवरी तक का है। आपका घटना चक्र द्वारा होता है, जो मैगजीन आती है उसी का शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आंसर इसमें इस पिक्टोरियल फॉर्म में बनाया गया है। और जो आगामी हमारे एग्ज़ाम है UPPCS है, RO है, रेलवे है और भी SSC एग्ज़ाम है, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।